अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का पार्ट 2 कर रहे हैं। हमने पीछे पढ़ लिया था आयोनाइजेशन से पीछे सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। आज हम सेकंड प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसकी हम इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि यह है क्या। तो सबसे पहली बात, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी चीज का आयंस में तहलील हो जाना आयोनाइजेशन कहलाता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल है या पानी का मॉलिक्यूल है, यह भी आयोनाइज होकर आयंस बनाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाता है, जैसा कि आपको इस रिएक्शन में दिखाया गया है कि पानी आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन बनाता है। जो हाइड्रोजन आयन है ये पॉजिटिव आयन है और जो हाइड्रॉक्सिल आयन है वो नेगेटिव आयन है। लेकिन आपको इस एरो के निशान से लग रहा होगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। The reaction that can proceed in two direction, दो डायरेक्शन में चल सकता हो, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता हो और रिवर्स रिएक्शन भी हो। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, फिर प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना दे, उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक मकाम वो आता है कि जहां इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ऑलमोस्ट या लगभग करीब करीब नजर आते हैं जी, उस जगह को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसी तरह जब पानी आयोनाइज होता है तो इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होगा। कैसे मेंटेन होगा कि इस टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी अमाउंट होगी 10⁻⁻7 मोल पर मुकाब डेसीमीटर, या लीटर भी आप लिख सकते हो कि 1 लीटर पानी के अंदर 10⁻⁻7 आयंस होंगे हाइड्रोजन के और 1 लीटर के अंदर इतने आयंस होंगे हाइड्रॉक्सिल के। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि देयर इज इक्विलिब्रियम इन द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब वाटर के आयोनाइजेशन में इक्विलिब्रियम कायम हो गया। पानी का ये आयंस में तहलील होना या आयंस बनाना जानदार के लिए कैसे बेनिफिशियल है? जानदार के लिए ऐसे बेनिफिशियल है कि दीज आयंस इफेक्ट एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इनकी वजह से मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन भी हो रहे होते हैं और ये खुद भी कुछ केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी कि कैन इफेक्ट एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट भी करते हैं और उनमें खुद भी हिस्सा लेते हैं। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हीट कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी लगता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट कैपेसिटी, और कंसेप्चुअल भी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो हम सबसे पहले देखते हैं हीट कैपेसिटी होती क्या है, लेकिन उससे भी पहले आपको एक बात जाननी होगी। हम कहते हैं कि किसी भी जिस्म की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेंपरेचर के। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई जिस्म या कोई भी पार्टिकल हरकत करता है तो हरकत करने के दौरान जो उसमें एनर्जी पाई जाती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ये बातें सीखने के बाद, यानी कि काइनेटिक एनर्जी टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ेगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतना ही टेंपरेचर कम होगा। अब हम पढ़ते हैं कि हीट कैपेसिटी आखिर होती क्या है। अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गेन और लॉस्ट ड्यू टू चेंज द टेंपरेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री।
कि एनर्जी की वो मिकदार जो हासिल की जाए या निकाल दी जाए, किस लिए निकाल दी जाए? टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए जितनी मिकदार में हीट हासिल की जाएगी या खारिज की जाएगी उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। मसलन फर्ज करो पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, तो उसको 16 डिग्री सेल्सियस करने के लिए ऑटोमेटिकली हमें हीट गेन करना पड़ेगी, एनर्जी हासिल करना पड़ेगी। तो ये जो हमने एनर्जी हासिल की 1 डिग्री तक टेम्परेचर पानी का बढ़ाने के लिए, ये हीट कैपेसिटी है। इसी तरह अगर हमने पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री से कम करना है तो हम उस पानी में से जितनी हीट लॉस्ट करेंगे, खारिज करेंगे उसमें से, वो भी हीट कैपेसिटी होगी। सो द अमाउंट ऑफ हीट गेन और लॉस्ट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाई 1 सेल्सियस, तो उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब आपकी बुक पे जो आर्टिकल दिया गया वहां इसको पूरी तरह डिफाइन नहीं किया गया कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो बहरहाल आपने यही लिखना है एग्जाम्स में। तो इसकी तारीफ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की तारीफ बनती है नंबर ऑफ कैलोरीज, यानी कि एनर्जी का यूनिट कैलोरी है। नंबर ऑफ कैलोरीज के एनर्जी के यूनिट कैलोरीज की वो तादाद दैट इज रिक्वायर्ड जो हमें जरूरत होती है टू रेज्ड बढ़ाने के लिए टेम्परेचर दर्जा हरारत ऑफ वाटर पानी का फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री का इजाफा करने के लिए। तो इस पानी के अंदर 1 डिग्री का इजाफा करने के लिए जितनी हमें नंबर ऑफ कैलोरीज या हीट रिक्वायर्ड होगी उस हीट को हम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहेंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं, गर्मियों में तो पानी की टेम्परेचर में इजाफा होता है यानी कि हीट कैपेसिटी रेज्ड होगी, लेकिन सर्दियों में तो इसके टेम्परेचर में कमी होनी है ना, तो गेन और लॉस दोनों को हमने जाहिर करना है। लेकिन आपकी बुक पे उसने कहा कि टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस। बहरहाल हम यही करते हैं कि पानी को 15 डिग्री से 16 डिग्री तक लाने के लिए जितनी नंबर ऑफ कैलोरीज ज़रूरत होंगी उन नंबर ऑफ कैलोरीज को हम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहेंगे। मसलन अगर हमारे पास 1 ग्राम पानी है और उसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस कम करना है तो हमें 1 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी, सॉरी बढ़ाना है तो 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें उससे 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि पानी की हीट कैपेसिटी 1 है। अब हीट कैपेसिटी का फायदा क्या होता है? क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी ग्रेटर है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अब आपने देखा होगा मेटल को या लोहे को सर्दियों में इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा, हाथ लगाएंगे हाथ भी बहुत ठंडे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पानी को देखें तो पानी उस लोहे के निस्बत कम ठंडा होता है, गर्म रहता है। ऐसा क्यों होता है जी? मसलन आप शॉवर लें, कुछ देर के लिए ठंडा पानी आएगा, उसके बाद पानी गर्म आना शुरू हो जाएगा, तो सारा पानी ठंडा क्यों नहीं हुआ? पानी जल्दी ठंडा क्यों नहीं होता? मेटल क्यों जल्दी ठंडी हो जाती है? वो होती है ड्यू टू हीट कैपेसिटी। वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब क्यों होती है? 2 रीजन हैं। एक बात कि इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ये फ्रीली मूव करते, ज्यादा हरकत की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती,
जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती तो टेम्परेचर बढ़ जाता। तो अगर हमने इनको रैंडमली मूव कराना है तो सबसे पहले हमें इसके अंदर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ेंगे तो ये फ्रीली मूव करेंगे, और जब ये फ्रीली मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मेटल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, उसके जो एटम हैं वो वाइब्रेट करते हैं फ्रीली वाइब्रेट करेंगे। तो फ्रीली वाइब्रेट करने की वजह से मेटल हीट कैपेसिटी वाटर की निस्बत या पानी की निस्बत कम रखेगा, यानी कि जल्दी ठंडा हो जाएगा या जल्दी गर्म हो जाएगा। तो पहली रीजन। दूसरी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा दूसरी रीजन यह है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फार अपार्ट है। फार अपार्ट का मतलब होता है दूर दूर होना। तो ये एक दूसरे को एनर्जी दे नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस, कि एक मॉलिक्यूल से एनर्जी का अगले मॉलिक्यूल में चले जाना। जैसे आप मेटल को एक जगह पर बैठकर गर्म करते हो तो उसके उस सिरे से दूसरे सिरे तक गर्मी आएगी, आपके हाथ को भी वो गर्मी महसूस होगी। तो उनमें इंडक्शन होती है। लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स क्योंकि दूर दूर होते हैं इसलिए गर्मी आगे तक नहीं जा सकती। तो हम कहते हैं कि ड्यू टू हीट कैपेसिटी इट हैज ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट विद मिनिमम चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में बहुत मामूली तब्दीली से, यानी कि बहुत ही कम तब्दीली आएगी इसके टेम्परेचर में, और ये बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम यहां पर कहते हैं कि ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट विद मिनिमम चेंज इन टेम्परेचर। हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर बहुत कम तब्दील होगा। वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा भी कम और कम भी कम होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जज़्ब कर सकता है। हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस ये है कि पानी स्टेबलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्टेबलाइजर का मतलब होता है जो किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो अगर ये स्टेबलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है सो इट प्रोटेक्ट द सडन थर्मल चेंज। ये अचानक से टेम्परेचर में कमी आने को रोक सकता है। अगर अचानक से टेम्परेचर में कमी हो जाए तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। अचानक से सारा जानदार ठंडे का ठंडा बर्फ हो जाएगा, यानी कि वो लिक्विड सूरत अगर अचानक ही ठंडी हो जाए तो फिर तो वो सॉलिड में आ जाएगा, आइस फॉर्म के अंदर, तो जानदार की डेथ हो जाएगी। सो ये सडन थर्मल चेंज को या अचानक से होने वाली टेम्परेचर में तब्दीली को रोक लेता है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि बुखारात बनाने के लिए जो हीट इसको जरूरत होती है। बुखारात का मतलब है कि किसी लिक्विड सूरत का गैसियस फॉर्म में चला जाना, गैस की शक्ल में तब्दील हो जाना। तो हम इसकी सबसे पहले तारीफ पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ कैलोरीज दैट आर रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर। एनर्जी की वो मिकदार या कैलोरी की वो तादाद जो 1 ग्राम पानी को गैस में तब्दील करने के लिए जरूरत हो। यानी कि आपके पास अगर 1 ग्राम पानी हो और आपने उसको गर्म करके बुखारात में तब्दील करना हो तो आपको उसे हीट देना पड़ेगी ना। तो जो आप हीट उसे मुहैया करेंगे उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो द नंबर ऑफ कैलोरीज या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर। कैसे होगा कि वाटर सबसे पहले हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद ये वेपर्स में तब्दील होगा। अब यहां भी बहुत ज्यादा की बात आ गई, आखिर पानी इतना हीट क्यों जज्ब करके वेपर्स में तब्दील हो रहा है, थोड़ी हीट क्यों नहीं जज्ब करता। वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए टेम्परेचर इस्तेमाल होगा,
फिर पानी के दरमियान मौजूद कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए यही कैलोरीज या हीट ज़रूरत होगी। तो ये दो चीज़ें ख़त्म करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी और कोवलेंट बॉन्डिंग भी ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा है एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो हम इसलिए कहते हैं वाटर एब्जॉर्ब मच हीट टू चेंज इनटू वेपर्स, पानी में तब्दील होने के लिए और बुखारात में तब्दील होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट जज़्ब करेगा। मसलन अब मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ हवाले हैं। आपकी बुक में लिखा है कि 574 किलो कैलोरी पर केजी इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेकिन ऊपर कहता है कि नंबर ऑफ कैलोरीज, यहां पर जिक्र कर रहा है किलो कैलोरी का। तो सबसे पहली बात तो ये यूनिट इसने जैसे भी लिखे, अगर आपने यही याद करने हैं तो कर सकते हो, वरना आप इसको कैलोरी पर ग्राम कर दो, क्योंकि यहां पर कैलोरी और ग्राम का जिक्र है। लेकिन मुख्तलिफ बुक्स के हवाले अगर आप देखें, जैसे राव एंड जॉनसन की बुक्स है और मिग्रा हिल की बेसिक बायोलॉजी की बुक है, वहां पर वो लिखता है कि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन 574 नहीं है, 586 है। और कुछ आर्टिकल के अंदर ये भी हवाले आए हैं कि ये 440 कैलोरी पर ग्राम है, कि अगर हमने 1 ग्राम को तब्दील करना है वेपर्स में तो उसके लिए हमें इतनी कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इस हीट ऑफ वेपराइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि जो जानदार के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज टूटता है जब, तो उसकी एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन और हाइड्रोजन बांड टूटते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन बांड टूटने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है या हरारत पैदा होती है। तो उस हरारत को रेगुलेट करने के लिए, बाकायदा बनाने के लिए यही हीट ऑफ वेपराइजेशन इस्तेमाल की जाती है। मतलब आपके जिस्म के पानी को बुखारात की शक्ल में बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा फायदा, हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। हीट ऑफ वेपराइजेशन कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगी, जिस्म को ठंडा कर देगी। ज़ाहिर सी बात है, आपको अगर बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ हो, आप फैन के नीचे या पंखे के नीचे बैठ जाओ तो आपको ठंडक महसूस होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसा कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन से कूलिंग इफेक्ट पैदा होते हैं और एनिमल्स के अंदर पर्सपायरेशन या पसीना आने से कूलिंग इफेक्ट पैदा होते हैं। अब हम इसकी कुछ अमाउंट देखेंगे कि कितना पानी एवापोरेट कर जाए तो कूलिंग इफेक्ट पैदा हो सकते हैं। तो हम अगर 1 लीटर पानी लें, यानी कि 1000 ml, और उसमें से 2 ml एवापोरेट कर जाए, 1000 में से, यानी कि 1000 ml में से 2 ml पानी एवापोरेट कर गया, तो बचेगा कितना पानी? 998 ml। तो ये जो 998 ml होगा, इसका टेम्परेचर 8 डिग्री तक कम हो चुका होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो चुका होगा। सो एवापोरेशन ऑफ 2 ml ऑफ वाटर फ्रॉम 1000 ml lower the temperature of remaining 998 ml by 1 डिग्री सेल्सियस। कि अगर 1 लीटर पानी में से 2 ml पानी बुखारात बनकर उड़ जाए, जो बचने वाला 998 ml है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक कम हो जाएगा। तो ये कूलिंग इफेक्ट की आपको मिसाल मिल गई जी। अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है प्रोटेक्शन। हिफाजत मुहैया करता है जानदार को। कैसे? इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। कोई भी ऐसी चीज जो फ्रिक्शन को खत्म करे, रगड़ को कम करे, हम उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसा कि टेयर्स या आंसू हैं, ये जो हमारी आंख के अंदर की आई बॉल है, इसको रगड़ लगने से या रबिंग से बचाते हैं। अब इनको कौन सी चीज रगड़ लगा रही है, रब कर रही है? ये जो ऊपर वाले आईलिड्स हैं, ये इसको रब कर सकते हैं। तो जैसे आंसू आएंगे तो ये आईलिड्स की रबिंग से आई बॉल बच जाएगी। सो टेयर्स प्रोटेक्ट द आई बॉल फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड्स। इन पपूटों की रगड़ से आई बॉल्स को पानी के आंसू बचा लेंगे जी।
जो आंसू आपके निकल रहे होंगे। उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो प्रोटेक्शन है वो है फ्लूइड लाइक कुशन प्रॉपर्टी से। कुशन कहते हैं तकिया को। पानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है और यह तकिया के तौर पर या फ्लूइड कुशन के तौर पर काम कर रहा होता है। जैसे फेफड़े हैं, दिल है, या ब्रेन में वेंट्रिकल्स हैं, उनमें फ्लूइड मौजूद होता है। तो जब भी कोई चोट लगती है तो उस चोट के दौरान या गिरने के दौरान सबसे पहले ये पानी जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और चोट को अंदर की तरफ नहीं जाने देता, उसको खुद जज्ब कर लेता है अगर छोटी मोटी चोट हो तो। सो फ्लूइड लाइक क्वेश्चन के तौर पर कैसे इस्तेमाल होगा कि इट इज प्रेजेंट अराउंड द ऑर्गन, ये ऑर्गन्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रॉमा, और चोट लगने से ये बचा सकता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स को।